हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल। तो चलिए गाइस, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में और साथ ही साथ नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में। एक जनरली एग्जाम्स में आ जाता है, मेरा फ़र्ज़ है कि आप सभी को बताओ। इन केस नहीं बताया सो नंबर आपके कटेंगे, गाली मुझे मिलेगी। एक तो इसलिए एक बार हम आप सभी के साथ डिस्कस कर देते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी और साथ ही साथ नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है। तो देखिए गाइस, डोमेस्टिक टेरिटरी, अगर मैं डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करूँ तो गाइस हर कंट्री का अपना एक डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं इंडिया का बॉर्डर, तो वैसे इंडिया के बॉर्डर को हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी इस कंट्री के अंदर आएगा, मतलब इस बॉर्डर के अंदर आएगा, ठीक है, इस डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा, तो वो बंदा इंडियन कहलाएगा। मतलब ये आप बॉर्डर देख रहे हैं, इस बॉर्डर का मतलब है डोमेस्टिक टेरिटरी, और जो भी बंदा इसके अंदर आएगा, इस बॉर्डर के अंदर आएगा, वो इंडियन कहलाएगा। तो ऐसे हर कंट्री का गाइस अपना डोमेस्टिक टेरिटरी होता है। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। ठीक है, लेमन्स की लैंग्वेज में बहुत ईजी सा मीनिंग था, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। अब गाइस यहाँ पे जो भी बात लिखी है थोड़ी देर के हम रुकते हैं और सबसे पहले हम आपको बताते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स क्या होता है। तो गाइस नॉर्मल रेसिडेंट वो व्यक्ति होता है जो कोई भी कंट्री में है और वहाँ पे वो पैसा कमा रहा है और पैसा को खर्चा कर रहा है, तो वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहलाता है। सपोज़ कीजिए कि मैं कुणाल हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ। कंट्री रिसाइड का मतलब है कोई भी पर्सन कहाँ रहता है। तो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ और मैं इंडिया में ही पैसा कमाता हूँ और इंडिया में ही पैसा खर्चा करता हूँ। ठीक, तो मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे है? मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है। मान लीजिएगा इस वैसे ही कोई, आप मान लीजिए आप जापान में है, ठीक है, और आप जापान में रहते हैं, तो आपका कंट्री डिसाइड क्या है? जापान। आप जापान में पैसा कमा रहे हैं और आप जापान में पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे है? जापान में है। तो होपफुली गाइस अब आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट समझ गए होंगे। अब हम नॉर्मल रेसिडेंट पढ़ेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो लाइज इन दैट कंट्री। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि जब कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन जब उस कंट्री में रिसाइड करता है, मतलब रहता है, और वहाँ पे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी रहता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? नॉर्मल रेसिडेंट कहलाता है। जैसे मैंने अभी बताया, अगर आप इंडिया के हैं और आप इंडिया में रह रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर कंट्री में रिसाइड कर रहे हो। ठीक, और अगर उस कंट्री में आप पैसा खर्चा भी कर रहे हो, पैसा कमा भी रहे हो, तो उसका मतलब है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक, तो अगर आपका गाइस आप कोई भी कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं और उसी कंट्री में आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी है, तो आप उस कंट्री के क्या कहलाओगे? नॉर्मल रेसिडेंट कहलाओगे। जैसे मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, तो मैं इंडिया का एक नॉर्मल रेसिडेंट कहलाऊंगा। ठीक, तो ये तो हो गई मैंने अभी आपको बता दिया डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में। अब गाइस मुद्दा यहाँ पे ये है कि कुछ कुछ बातें हमें पूछता है। जैसे यहाँ तो मैंने इकोनॉमिक रेसिडेंट का मतलब बता दिया। इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जो व्यक्ति कोई भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है और जो उस पर्टिकुलर कंट्री में अर्निंग करता है, स्पेंडिंग करता है, उसे हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक, ये तो मैंने अभी आपको बताया। यही जो चीज़ थी यहाँ पे, वही चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके थोड़ा बता दिया है। अब देखिए, कुछ कुछ चीज़ें गाइस होती है जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट के यहाँ पे लोकेटेड नहीं होती। मतलब फॉलोइंग आर नॉट लोकेटेड अंडर द कैटेगरी ऑफ अ नॉर्मल रेसिडेंट। ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर नहीं आती। तो एक बार मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर नहीं आती। फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर हु विजिट्स अ कंट्री फॉर हॉलीडे, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स, ठीक, या कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा। तो वैसे जो भी बंदा बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में आता है, मतलब मान लीजिए कि कोई बंदा है, ठीक, वो क्या, वो मान लीजिए कि यूएस से हमारी कंट्री में आता है। ठीक, यूएस से वो बंदा क्या करता है? हमारी कंट्री में आता है। अब ये जो बंदे यूएस से हमारी कंट्री में आए, तो बच्चों ये मान लो कि घूमने के लिए आए, तो हम क्या मानेंगे कि ये जो टूरिस्ट है ये इंडिया में सिर्फ घूमने के लिए आए हैं, तो ये हमारी कंट्री के लोग नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये इस बाहर की कंट्री से आए हैं सिर्फ घूमने फिरने के लिए, या मान लीजिए कि स्पोर्ट्स के काम के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। कोई भी बंदा बाहर की कंट्री से जब आता है, तब हम उन्हें हमारी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानते। अब देखिए, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल, डिप्लोमेट्स, मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्स ऑफ अ कंट्री लोकेटेड इन गिवन कंट्री। इसका मतलब क्या है? देखिए गाइस, सबसे पहले आप एम्बेसीज का मतलब समझिए। गाइस एम्बेसी का मतलब ये होता है कि देखिए, जैसे इंडिया में गाइस हर कंट्री का एम्बेसी सेंटर है। मतलब यूएस का भी एम्बेसी, एम्बेसी कुछ नहीं है, मतलब एक तरीके का बिल्डिंग है जहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर कंट्री के लोग रहते हैं। मतलब जैसे इंडिया में यूएस का भी एम्बेसी है, इंडिया में जापान का भी है, इंडिया में पाकिस्तान का भी है, इंडिया में चाइना का भी है और इंडिया में श्रीलंका का भी है। तो बच्चों ऐसी हर एम्बेसी क्या इंडिया में है, ठीक है। तो अलग अलग कंट्री की एम्बेसीज इंडिया में है। तो गाइस हर एम्बेसी में अपने अपने कंट्री का इंसान होता है। मतलब जैसे इंडिया में मैंने आपको बताया यूएस का यूनाइटेड
स्टेट्स के भी एम्बेसी है, तो बच्चों वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में अमेरिका के लोग रहते हैं। तो उनका काम क्या रहता है कि मान लो कि हम इंडिया मतलब जो भी सिटीज़न इंडिया का मतलब इंडिया में मान लीजिए कोई भी फॉरेनर आया, ठीक, उसको इंडिया में कोई भी दिक्कत होती है तो वो इंडिया की जो एम्बेसी है, जहाँ पे इंडिया की यूएस एम्बेसी है, वहाँ पे जाएगा, अपनी तकलीफ बताएगा कि भाई मुझे इंडिया में ये दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो गैस एम्बेसीज का काम यही होता है। मान लीजिए कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बाहर की कंट्री का एम्बेसी हमारी कंट्री में होता है, वैसे ही गाइस हमारी कंट्री का भी एम्बेसी अलग अलग कंट्री में है। जैसे इंडिया का एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में है, श्रीलंका में है, चाइना में है, पाकिस्तान में है, हर जगह पे है। तो गाइस मान लीजिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया का एम्बेसी जापान में भी है। तो गाइस अगर मान लीजिए कि जापान में जो भी इंडियन रहते हैं, अगर मान लीजिए उन इंडियंस को जापान में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो वो क्या करते हैं, जापान में जो हमारी एम्बेसी है वहाँ पे कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि भाई हमें ये दिक्कत है। ठीक है, और वो एम्बेसी वाले क्या करते हैं, इंडिया में कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि भाई हमारे कंट्री के जो सिटीजन जो जापान में है उनको ये तकलीफ है। तो इंडिया क्या करेगा, उसका सॉल्यूशन भेजेगा। तो होपफुली एम्बेसी का मतलब आप समझ गए होंगे। तो गैस ऐसे ही जब बाहर की कंट्री की एम्बेसी अगर हमारी कंट्री में जैसे यूएस का है, चाइना का है, श्रीलंका का है, तो गैस वो एम्बेसी को हम एज अ नॉर्मल रेसिडेंट नहीं देखेंगे क्योंकि वो बाहर की कंट्री की एम्बेसी से। ठीक है, तो अब है हमारे पास एम्प्लॉइज ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड एज एविडेंट ऑफ द कंट्री टू विच दे बिलोंग एंड नॉट ऑफ द इंटरनेशनल एरिया। देखिए गाइस, अब मान लीजिए जैसे WHO है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो गाइस इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के भी बहुत सारे लोग हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। ठीक, तो हम मान के चलेंगे कि जो इंडिया के जो भी लोग WHO में काम कर रहे हैं वो इंडियंस हैं, मतलब इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट है, ना कि WHO के, मतलब जहाँ पे WHO है वहाँ के नहीं कहलाएंगे। समझ रहे हो, मतलब मान लीजिए WHO जहाँ भी है, ठीक, तो हमारे जो इंडिया के लोग वहाँ भी काम कर रहे हैं WHO में, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो जो लोग हैं इंडिया के जो WHO में काम कर रहे हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट है, ना कि वहाँ के जहाँ पे WHO है। सो गाइस अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। तो देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जैसे UNO आ गया, WHO आ गया। तो गाइस इनको बड़े ध्यान से समझिए। तो गाइस ये UNO और WHO कौन से कंट्री का माने जाएंगे, तो गाइस इसे हम जैसे मान लीजिए कि WHO जहाँ भी काम कर रहा है, ठीक है, जहाँ भी ऑपरेट हो रहा है, तो गाइस हम वो नहीं मानेंगे कि वो वहाँ का है जहाँ पे वो ऑपरेट हो रहा है। हम ये मानेंगे कि वो इंटरनेशनल एरिया का है। ठीक है, जैसे आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, तो हम इसे अपने कंट्री का नहीं मानेंगे। ठीक है, अब जैसे क्रू मेंबर्स ऑफ द फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स प्रोवाइडेड देयर स्टेज लेस देन 1 ईयर, उसे हम नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। तो गाइस देखिए, मान लीजिए कि जैसे कोई भी फॉरेन का मेंबर इंडिया में आता है, ठीक है, और वो गाइस मान लीजिए कि 1 साल के नीचे हमारी कंट्री में रह रहा है, मतलब मान लीजिए US से कोई बंदा आया इंडिया में, ठीक है, और वो मतलब मान लो कि 1 साल से ऊपर के लिए इंडिया में रह रहा है, तो गाइस हम उसे मान लेंगे कि वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है। अगर मान लीजिए कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है, ऑस्ट्रेलिया से कोई आया है और वो लेस देन 12 मंथ्स इंडिया में स्टे किया है, तो उस बंदे को हम अपने कंट्री का बंदा नहीं मानेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यही लिखा है कि जो भी व्यक्ति अगर लेस देन 1 ईयर मतलब लेस देन 12 मंथ्स है तो उस बंदे को हम नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे इंडिया का। लेकिन जो भी व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई भी जैसे जापान से कोई बंदा आ जाता है इंडिया में और 1 साल के ऊपर रह लेता है, तो हम मानेंगे कि वो बंदा इंडिया का है। ठीक, अब border workers who live near the international border and cross border on the regular basis to work in other country, they are treated as normal resident of the country where they live and not where they work। तो गाइस देखिए हमारी जो भी कंट्री है ना, यहाँ पे गाइस बहुत सारे बॉर्डर में लोग काम करते हैं, तो ये क्या करते हैं आपस में अलग अलग कंट्री में जाते रहते हैं काम के लिए। तो गाइस जो भी लोग इंडिया के हैं जो बाहर की कंट्री में कुछ काम वाम करने के लिए चले जाते हैं, तो गाइस उन बंदों को हम ये मान के चलेंगे कि वो हमारे ही कंट्री के बंदे हैं, ना कि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वही यही लास्ट में यही पॉइंट लिखा गया है कि नॉर्मल रेसिडेंट वही माना जाएगा जो वहाँ का रहने वाला है, ना कि जहाँ पे वो काम कर रहा है। अगर आप बाहर जाके काम कर रहे हैं दुबई में, तो आप दुबई में काम करें तो हम ऐसा नहीं मानेंगे कि आप दुबई में काम करें तो आप दुबई के हो गए, हम आपको मान के चलेंगे कि आप इंडिया के ही हैं। ठीक है, तो गाइस यही जो चीज़ थी मुझे आपको बतानी थी, ठीक, जो कि मैंने आपको बता दिया। आपको यही सिंपल सा पूछता है कि भाई बता दो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है और साथ ही साथ नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट में कौन सी चीज़ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर आती है, तो 2 पॉइंट हमने लिखा दिया। कौन कौन सी कैटेगरी जो है नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर नहीं आती, वो चीज़ भी हमने आपको यहाँ पे बता दी। तो कैसे इसी के साथ आज हमारा लेक्चर जो होता है इस टॉपिक में ख़त्म होता है और मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। और गाइस ये आपको PDF चाहिए होगी आप ले सकते हैं, जहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, न्यूमेरिकल्स हर चीज़ दी गई है। ठीक, ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप ले सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।